हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सब ने पिछले एपिसोड में देखा, विवान सिंह एक सर्वोच्च मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर हैं जो अपनी बेटी सानवी के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। मुंबई की जेड प्रदर्शनी में विवान ने अपनी अलौकिक दृष्टि से प्रिया मल्होत्रा और अरविंद जोशी के साथ 3 इंपेरियल ग्रीन जेड निकाले। फिर जेड मास्टर के स्टॉल से 37 बेकार पत्थर चुने जो सभी उच्च कोटि के जेड साबित हुए। इससे अरबों का मुनाफा हुआ और विवान की मार्शल पूर्वज की पहचान खुली। अब बिना किसी देरी के अगले अध्याय की ओर चलते हैं। डिस्क्लेमर। प्रस्तुत कहानी के पात्र, नाम, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह पूरी तरह से अनायास और संयोग मात्र है। लेखक किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखते। अध्याय 31 सिद्धाचल स्काई रैंकिंग। इसके अलावा विवान सिंह को अस्पष्ट रूप से ये आभास हो रहा था कि उसके पैरों के नीचे छिपा व्यक्ति सामान्य साधक जैसा नहीं था जो आध्यात्मिक ऊर्जा का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सके। इस व्यक्ति को भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी, इतनी भारी कि 1 मिनट के लिए भी अंधेरे में छिपने से उसकी उम्र का लगभग 1 वर्ष कम हो जाता था। इसी वजह से यशवंत अरोड़ा की आंखों में आंसू आ रहे थे। एक हत्यारे के रूप में अपने शुरुआती वर्षों में ही उसने अपनी अधिकांश शक्ति खो दी थी। अगर विवान सिंह कुछ और मिनटों तक उस पर अपना पैर रखता तो शायद वो वहीं अंधेरे में मर जाता। यही उसकी छिपने की तकनीक की खामी थी। आखिर आध्यात्मिक ऊर्जा को तो केवल एक मार्शल पूर्वज ही महसूस कर सकता है। यशवंत अरोड़ा दहाड़ते हुए बोला, अगर तुमने अभी पैर नहीं उठाया तो मुझे अपने अंतिम हमले के लिए दोष मत देना। मेरा फैंटम शैडो स्टैब एक ही सीमा में मौजूद लोगों को पल भर में मार सकता है और यहां तक कि उच्च सीमा में मौजूद लोगों को भी मार सकता है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी सीमा से एक भयानक दबाव फैल गया। दबाव इतना तीव्र था कि चिराग ठाकुर, प्रिया मल्होत्रा और अन्य लोग पीले पड़ गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे हवा जम गई हो, जिससे सांस लेना असंभव हो गया हो। ये दबाव शर्मा परिवार के भव्य भोज में हर्ष शर्मा के प्रकट होने के समय से भी कहीं ज्यादा भयानक और कंपा देने वाला था। श्रीमान विवान, सावधान रहें, अरविंद जोशी ने चेतावनी दी। डर गए? यशवंत अरोड़ा ने घमंड से कहा। मुझे तुरंत छोड़ दो, वरना आउच आउच, मेरे चेहरे पर पैर मत रखो। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे चेहरे पर पैर मत रखो। यशवंत अरोड़ा की आवाज से सारा अहंकार गायब हो गया था। उसकी जगह रोने की आवाज गूंज रही थी। उसकी छिपने की तकनीक उसे एक मार्शल पूर्वज से भी बचने में सक्षम बनाती थी, भले ही इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। फिर वो विवान सिंह का विरोध क्यों नहीं कर पा रहा था? जूते का तलवा उसे ऐसा लग रहा था जैसे पंचतत्व पर्वत उस पर दबाव डाल रहा हो, जिससे वो पूरी तरह से गतिहीन हो गया था। पहले तुम अपना अंतिम दांव खेल लो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने देने पर विचार करूंगा। निजी कमरे में मौजूद लोग चुप थे। यशवंत अरोड़ा चुप रहा। एक शैतान? क्या ये आदमी शैतान है? यशवंत अरोड़ा ने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? एक बार जब मैं अपना अंतिम प्रहार कर दूंगा तो तुम्हारे लिए दफनाने के लिए कब्र भी नहीं बचेगी। मुझे चेतावनी नहीं देने के लिए दोष मत देना। मुझे यकीन है, मैं सचमुच ऐसा कर रहा हूं। क्या आपको यकीन है कि मुझे ऐसा करना चाहिए? यशवंत अरोड़ा ने गुस्से से धमकी दी। विवान सिंह मुस्कुराया। अगर तुमने एक और बकवास बात कही तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। यकीन हुआ? ठीक है। पाताल लोक की यात्रा में मेरी क्रूरता के लिए मुझे दोष मत देना। यशवंत अरोड़ा दहाड़ा। फैंटम शैडो स्टैब। उस निजी कमरे में भारी घुटन भरा माहौल छा गया। अचानक काले धुएं से लिपटा एक नुकीला पंजा विवान सिंह के पैर के नीचे की छाया से बाहर निकला। पंजा लगभग 1 मीटर लंबा था, जिससे गहरा लाल रंग का तरल पदार्थ टपक रहा था और उससे खून की मोटी दुर्गंध आ रही थी। घे घे घे, जब तुम फालतू की बातों में समय बर्बाद कर रहे थे, मैंने सफलतापूर्वक फैंटम शैडो स्टैब को बुला लिया। एक मार्शल पूर्वज भी बिना चोट खाए नहीं बच सकता। तैयार हो जाओ। उर्क अफ। उसके शब्द अचानक गले में अटक गए। यशवंत अरोड़ा की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि पंजा न केवल विवान सिंह के शरीर को भेदने में विफल रहा, बल्कि उसके हल्के स्पर्श से ही कागज की तरह नाजुक होकर इंच इंच करके चकनाचूर हो गया। उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। आखिर ये आदमी कौन है? इतना ताकतवर क्यों है? ये तो उन मार्शल पूर्वजों से भी ज्यादा खतरनाक है जिनसे मेरा सामना कुछ साल पहले हुआ था। क्या तुम एक मार्शल पूर्वज हो? यशवंत अरोड़ा को अचानक कुछ एहसास हुआ और भयभीत होकर चिल्लाया। तुमने ही हर्ष शर्मा को मारा था। तुमने शर्मा परिवार को नष्ट कर दिया। बिल्कुल सही। केवल एक महाशक्तिशाली पूर्वज ही मुंबई के प्रमुख परिवारों को पूरी तरह चुप करा सकता था। यशवंत अरोड़ा घृणा से उबल रहा था। प्रत्येक मार्शल पूर्वज को सिद्धाचल में आकाश रैंकिंग पर अपना नाम अंकित करना अनिवार्य था ताकि वे दुनिया को अपनी प्रतिष्ठा का ऐलान कर सकें।
ये न केवल शक्ति का प्रतीक था बल्कि सामर्थ्य का भी प्रतिनिधित्व करता था। मार्शल डाओ के 300 वर्षों में आकाश रैंकिंग पर अपना नाम दर्ज कराने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने समय का विलक्षण प्रतिभा संपन्न था। हालांकि आज उनमें से केवल लगभग 10 ही जीवित हैं। उनमें से किसी का भी उपनाम सिंह नहीं है। यशवंत अरोड़ा ने क्रोधित होकर कहा, तुमने मार्शल डाओ के नियमों का पालन नहीं किया और स्काई रैंकिंग पर अपना नाम दर्ज कर लिया। विवान सिंह ने भौएं उठाईं। स्काई रैंकिंग क्या है? चिराग ठाकुर ने समझाया। श्रीमान विवान, सिद्धाचल में एक चोटी है जो बेहद खतरनाक है। केवल 7वीं श्रेणी के मार्शल पूर्वज ही इसके शिखर तक उड़कर जा सकते हैं। 300 साल पहले मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर वरुण सिंह ने शिखर पर अपना नाम अंकित किया था। मार्शल डाओ जगत इस चोटी को आदरपूर्वक आकाश रैंकिंग कहता है। मार्शल आर्टिस्ट वहां अपना नाम अंकित करना बहुत सम्मान की बात है। तब से ये एक परंपरा बन गई है कि ऊपरी 3 श्रेणियों के प्रत्येक नवपदोन्नत 7वीं श्रेणी के मार्शल पूर्वज को शिखर पर चढ़कर अपना नाम अंकित करना होता है। मैं समझ गया, विवान सिंह ने सोचा। यद्यपि वो कोई मार्शल पूर्वज नहीं थे, फिर भी वे स्थानीय रीति रिवाजों का पालन करने में विश्वास रखते थे। उनकी दिव्य चेतना भारत देश में फैलकर मध्य मैदानों में सिद्धाचल का शीघ्र ही पता लगा लिया। उस स्थान की उपस्थिति इतनी तीव्र और स्पष्ट थी कि उसे अनदेखा करना असंभव था। विवान सिंह ने एक पर्वत देखा। उसकी चोटी बादलों में ऐसे उठी हुई थी जैसे कोई तलवार म्यान से बाहर निकलने ही वाली हो। शिखर पर अनगिनत नाम खुदे हुए थे। प्रत्येक नाम को सशक्त और प्रवाहमयी रेखाओं से लिखा गया था, जो एक भयावह आभा लिए हुए थी। दिलचस्प है, विवान सिंह ने आंखें सिकोड़कर धीरे से कहा। यह महज आकाश रैंकिंग में नाम दर्ज कराने की बात नहीं थी, ये अपने मूल असर का अंश पीछे छोड़ने की बात थी। यदि भारत देश कभी गंभीर खतरे में होता तो ये पर्वत तलवार बन जाता। ये तलवार भारत देश के 300 वर्षों के मार्शल डाओ का समावेश था। इसमें हर उस मार्शल आर्टिस्ट की उमंग भरी ऊर्जा समाहित थी जिसने 7वीं श्रेणी की सीमा को पार किया और मार्शल पूर्वज बना। तलवार में ढाली गई ये ऊर्जा आकाश को भी हिला देने के लिए पर्याप्त थी। शांति के समय में आकाश रैंकिंग सभी मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता था, क्योंकि प्रत्येक मार्शल पूर्वज का मूल असर ज्ञान उदय का मार्ग प्रदान करता था। ये भारत देश के मार्शल डाओ की रीढ़ की हड्डी है। विवान सिंह को प्रेरणा मिली और वो मुस्कुराया। तो मैं एक और तलवार डालूंगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को अनुसरण करने के लिए एक और मार्ग मिल सके। उसके शब्द समाप्त होते ही सिद्धाचल पर्वत श्रृंखला की एक चोटी अचानक 1000 मीटर ऊपर उठ गई, जो आकाश रैंकिंग के बराबर ऊंचाई पर पहुंच गई। उसी समय एक अलौकिक तलवार ऊर्जा आकाश में प्रवाहित हो गई। काले बादलों से ढका आकाश पल भर में साफ हो गया। असंख्य चमकदार किरणें बरसने लगीं, जिससे नई चोटी जगमगाने लगी। स्काई रैंकिंग के ठीक सामने स्थित इस पर्वत शिखर पर केवल एक शब्द अंकित था, सिंह। इसी बीच भारत देश के विभिन्न स्थानों पर हलचल महसूस की गई। ब्रह्मगिरी पर्वतमाला में एक जीर्ण शीर्ण ताओवादी मंदिर में गिरे हुए पत्तों को साफ कर रहे एक अधेड़ उम्र के पुजारी ने अपनी आंखें सिकोड़कर हलचल की ओर देखा। उत्तर में धुंध से घिरी एक द्वीप पर पीठ पर तलवार लिए एक बूढ़ा व्यक्ति पालथी मारकर बैठा था और बुड़बुड़ाया, तलवार की इतनी शक्तिशाली शक्ति, वो स्थान, वो सिद्धाचल है। जैसे ही समुद्री हवा ने धुंध को हटाया, उसके पीछे संप्रदाय का द्वार दिखाई दिया, जहां 2 अक्षर ऊंचे लटके हुए थे, अमरलोक। सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर कहानी सुनाने वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो एक सक्रिय वैज्ञानिक ज्वालामुखी के अंदर लेटा हुआ था। एक मानसिक अस्पताल में भर्ती महिला मरीज, जो सुबह से ही आंगन में बैठी चींटियों को अपना घोंसला बनाते हुए देख रही थी। और ऐसे ही कई और लोग। उन सभी ने एक ही क्षण में ऊपर देखा। उनके चेहरे शौक, आश्चर्य और भ्रम से मिले जुले भावों से भरे हुए थे। इस दिन सिद्धाचल ने तलवारबाजी में एक नया स्थान प्राप्त किया। भारत देश में हड़कंप मच गया। पूरी दुनिया हिल गई। बेशक विवान सिंह ने मार्शल डाओ के जगत में मची उथल पुथल पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य चेतना को समेट लिया, जो तारों के सागर के समान विशाल थी। अगर वे ऐसा नहीं करते तो पृथ्वी का नाजुक स्वर्गीय दाव फिर से ढह सकता था। कितनी अफसोस की बात है। पृथ्वी पर मैं अपनी शक्ति का 1/10,000वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं केवल उतनी ही सीमा में कार्य कर सकता हूं जितनी स्वर्गीय मार्ग सहन कर सकता है। विवान सिंह को सिरदर्द होने लगा। अगर स्वर्गीय मार्ग गलती से ढह गया तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। फिर मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ शांतिपूर्ण सदी कैसे जीऊंगा? अपना पैर उठाओ, जल्दी करो, अपना पैर उठाओ। नीचे से आती हुई घबराई हुई आवाज ने आहें भरते विवान सिंह को वापस वास्तविकता में ला दिया। ठीक है, मैंने अपना नाम स्काई रैंकिंग में दर्ज कर लिया है। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ अंतिम शब्द हैं? नहीं? ओह, तो फिर आप जा सकते हैं। अध्याय 32। आपको एक विकल्प दिया जाएगा। रुको,
तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं दिल्ली के जोशी परिवार का साया हूं। अगर तुमने मुझे मार डाला तो जोशी परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यशवंत अरोड़ा ने भयभीत होकर चिल्लाया। दिल्ली का जोशी परिवार? प्रिया मल्होत्रा, अरविंद जोशी और जयेश ठाकुर के दिलों पर सिर्फ नाम का बोझ पहाड़ की तरह था। प्रिया मल्होत्रा हिचकिचाई। श्रीमान विवान, दिल्ली का जोशी परिवार मार्शल आर्ट्स में निर्विवाद रूप से अग्रणी है। अगर आप उनके किसी मार्शल आर्टिस्ट को मार देते हैं तो मुझे डर है कि। विवान सिंह ने अपना दाहिना पैर उठाया। यशवंत अरोड़ा को लगा कि विवान सिंह जोशी परिवार से डरता है और उसने जल्दी से बाहर झांका। उसे आश्चर्य हुआ जब विवान सिंह ने अपना बायां पैर फिर से जोर से पटका। मैं एक पैर उठाऊं और तुम्हें लगता है कि तुम दौड़ सकते हो? विवान सिंह ने पूछा। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो असल में मुस्कान नहीं थी। यशवंत अरोड़ा इतना गुस्से में था कि उसे लग रहा था जैसे उसके फेफड़े फट जाएंगे। बस इंतजार करो, अगर मैं आज नहीं मरा तो देर सवेर मैं तुम्हें कीचड़ के गड्ढे में घसीटकर पूरी तरह से अपमानित करूंगा। लेकिन उसने ये विचार जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। यशवंत अरोड़ा ने बनावटी मुस्कान के साथ विनती करते हुए कहा, हे वरिष्ठ, मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरी जान बख्श दें। आइए आज जोशी परिवार के साथ अच्छे संबंध स्थापित करें। मैं वादा करता हूं कि जब मैं परिवार में वापस लौटूंगा तो मैं तनवीर जोशी से आपके बारे में एक शब्द भी नहीं कहूंगा और शर्मा परिवार के विनाश में आपका कोई हाथ नहीं होगा। उनके युवा स्वामी संभवतः यशोदा शर्मा के मंगेतर हैं, ठाकुर परिवार के मुखिया जयेश ठाकुर ने समझाया। हाँ, बिल्कुल सही। यशवंत अरोड़ा ने बार बार सिर हिलाया। टकराहट। विवान सिंह ने यशवंत अरोड़ा को धक्का देकर वापस अंधेरे में धकेल दिया। क्या मैंने कहा था कि तुम बोल सकते हो? यशवंत अरोड़ा दबी हुई क्रोध भरी आवाज में केवल कुछ बुदबुदा सका। श्रीमान विवान, मुझे लगता है कि उसे मार देना ही बेहतर होगा। अरविंद जोशी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मैंने एक बार एक मित्र से सुना था कि जोशी परिवार के सभी गुप्त सदस्य बचपन से ही प्रशिक्षित उच्च कोटि के हत्यारे हैं। अगर हम उसे जाने देंगे तो ये पहाड़ पर बाघ को वापस छोड़ने जैसा होगा। भविष्य में मुसीबतें अंतहीन हो जाएंगी। मैं मरने की कसम खा सकता हूं, यशवंत अरोड़ा ने घबराकर कहा। हालांकि उनकी विशेष साधना तकनीक के कारण वे 35 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह पाएंगे, लेकिन अगर संभव हो तो कौन जीना नहीं चाहेगा। उस पर जोशी परिवार का एक विशेष निशान है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अरविंद जोशी ने आगे कहा। मैं? यशवंत अरोड़ा के होठ गुस्से से लाल हो गए। बस इंतजार करो बूढ़े कमीने, मैं तुम्हें इसका सबक सिखाऊंगा। कैसा रहेगा? मैं तुम्हारे लिए ये निशान मिटा दूंगा और अब से तुम मेरा अनुसरण करोगे। अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए विवान सिंह ने लापरवाही से बात की, फिर भी उसके शब्दों ने यशवंत अरोड़ा के दिमाग में भयावह लहरें पैदा कर दी। तुम जोशी परिवार के निशान मिटा सकते हो? असंभव। एक मार्शल पूर्वज भी ऐसा नहीं कर सकता। मेरा अनुसरण करो और जियो। असहमत हो और मर जाओ। विवान सिंह ने आगे कहा। आपके पास सोचने के लिए सिर्फ 1 सेकंड है। मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा। मैं तुम्हारा अनुसरण करने को तैयार हूं। यशवंत अरोड़ा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। 1 सेकंड? भला इसमें सोचने वाली क्या बात है? विवान सिंह ने अपना पैर उठाया। यशवंत अरोड़ा को ऐसा लगा मानो उसे किसी चीज से बांधने वाला अदृश्य धागा अचानक टूट गया हो। इस एहसास ने उसके चेहरे के भावों को नाटकीय रूप से बदल दिया। प्रकार, वो चला गया था। ये एक विशेष निशान था जिसे जोशी परिवार ने एक गुप्त विधि से व्यक्तिगत रूप से अंकित किया था, एक ऐसा निशान जिसे मार्शल आर्ट के ग्रैंड मास्टर भी नहीं हटा सकते थे। तुम आखिर हो कौन? यशवंत अरोड़ा परछाई से बाहर निकला और विवान सिंह को संदेह भरी निगाहों से देखने लगा। मैं? विवान सिंह ने लापरवाही से कहा। बस एक साधारण व्यक्ति। बाकी सब ने यही सोचा। यशवंत अरोड़ा के होठों पर मुस्कान फैल गई, उसका चेहरा दमक उठा। फिर भी निशान हटाने के लिए धन्यवाद। अब मुझे जोशी परिवार के लिए जीना या मरना नहीं पड़ेगा। 6ठे दर्जे के एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट के रूप में मैं एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूं। हा 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 हा। आखिरी बार जोर से हंसते हुए यशवंत अरोड़ा जिम की दूसरी मंजिल की खिड़की तोड़कर भाग निकला। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने प्रिया मल्होत्रा के खूबसूरत चेहरे को फीका कर दिया। अरे नहीं, वो भाग गया। विवान सिंह ने अपने होठ सिकोड़ लिए। भागना? वो तो केवल 6ठे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट था। 9वें दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट पूर्वज भी उसके सामने एक बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं था। 100 मीटर दूर यशवंत अरोड़ा पहले से ही जोर जोर से हंस रहा था। आजाद, आज से मैं आखिरकार आजाद हूं। फिर उसका शरीर अचानक जम गया, 1 इंच भी हिलने में असमर्थ। तभी स्पष्ट उपहास से भरी विवान सिंह की आवाज उसके कानों में गूंजी। मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूं। तुम भागते रह सकते हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम मर जाओगे, या फिर तुम आज्ञाकारी होकर रेंगते हुए वापस यहां आ सकते हो। ये तो ध्वनि संचरण था और स्थानिक निष्क्रियता भी। यशवंत अरोड़ा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसका प्रतिद्वंद्वी केवल मार्शल पूर्वज ही नहीं था, बल्कि संभवतः ऊपरी 3 श्रेणियों में से 8वीं श्रेणी का योद्धा था। ये तकनीकें तो निश्चित रूप से 7वीं कक्षा के मार्शल आर्टिस्ट की नहीं थी। यशवंत अरोड़ा की आंखों में असमंजस झलक रहा था।
काफी देर तक हिचकिचाने के बाद आखिरकार उसने भागने का विचार छोड़ दिया, हालांकि वो जानता था कि यह समर्पण केवल अस्थायी है। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बहुत बढ़िया, विवान सिंह की आवाज फिर से दूर से गूंजी। यशवंत अरोड़ा को लगा कि उसके शरीर पर उसका नियंत्रण वापस आ गया है। ठीक उसी समय श्वेत रश्मि की एक धारा उसकी ओर तेजी से बढ़ी और उसकी हथेली पर अंकित हो गई। हाथ खोलकर उसने देखा तो उसे एक खिलती हुई सफेद पंखुड़ी दिखाई दी। पूर्वी सागर शहर जाओ और मेरा इंतजार करो। ये क्या है? कुछ बोलो, मुझे जवाब दो। लेकिन चाहे वो कितना भी चिल्लाए, विवान सिंह ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि वो वापस जाकर स्पष्टीकरण मांगना चाहता था, लेकिन उसे विवान सिंह द्वारा फिर से कुचल दिया जाने का भी डर था। अंततः यशवंत अरोड़ा दुख और रोष के भरे हृदय से पूर्वी सागर शहर जाने वाली टैक्सी में ही बैठ सका। उसे ये आशंका सताने लगी कि वो जानता है कि ये क्या है। श्वेत पंखुड़ी शायद जोशी परिवार के ब्रांड की तरह थी, उसे नियंत्रित करने का एक दूसरा तरीका। धिक्कार है। यशवंत अरोड़ा की आंखों में निराशा छा गई। मैं अभी भेड़िए की मांद से बचकर निकला था, लेकिन अब बाघ की गुफा में आ गया हूं। व्यायामशाला के अंदर काटे गए 40 जेड़ के टुकड़ों में से विवान सिंह ने एक भी टुकड़ा नहीं लिया और उन सभी को प्रिया मल्होत्रा और अरविंद जोशी के लिए छोड़ दिया। ये इतनी विशाल संपत्ति थी कि जयेश ठाकुर की आंखें भी ईर्ष्या से जल उठीं, लेकिन प्रिया मल्होत्रा और अरविंद जोशी बेहद चिंतित थे। वे समझते थे कि कुछ पैसे स्वीकार किए जा सकते हैं और कुछ नहीं। दोनों ने तुरंत कहा, श्रीमान विवान, कृपया निश्चिंत रहें। हम इस पैसे का एक भी पैसा लापरवाही से खर्च नहीं करेंगे। इसका पूरा इस्तेमाल राजपूत परिवार के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पूंजी के रूप में किया जाएगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा करें। विवान सिंह ने समय देखा तो पाया कि लगभग दोपहर हो चुकी थी। मुंबई में एक साधारण भोजन करने के बाद विवान सिंह अकेले ही पूर्वी सागर शहर लौट आए। हालांकि अरविंद जोशी और प्रिया मल्होत्रा को अभी भी जेड़ से संबंधित काम निपटाना था। 8वें गुरु दाई, अगर मैं कल राजपूत परिवार के पास जाकर विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दूं तो आपका क्या विचार है? ठाकुर परिवार के मुखिया जयेश ठाकुर ने पूछा। ठाकुर चाचा, बेहतर होगा कि आप स्वयं न जाएं, प्रिया मल्होत्रा ने भौहें चढ़ाई। श्रीमान विवान को सार्वजनिक उपस्थिति पसंद नहीं है। आप आखिर ठाकुर परिवार के मुखिया हैं। यदि आपकी उपस्थिति राजपूत परिवार को चिंतित करती है तो श्रीमान विवान को ये अप्रिय लग सकता है। तो फिर? जयेश ठाकुर दुविधा में पड़ गया। परिवार प्रमुख, मुझे जाने की अनुमति दें, मार्शल आर्टिस्ट चिराग ठाकुर ने धीमी आवाज में कहा। मैं परसों राजपूत परिवार जाकर विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दूंगा और श्रीमान विवान को भी गवाह के रूप में आमंत्रित करूंगा। इस तरह सब कुछ पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। बहुत बढ़िया विचार है। जयेश ठाकुर की आंखें चमक उठी। दोपहर 3 बजे विवान सिंह पूर्वी सागर शहर के मेडिकल क्लिनिक में पहुंचे। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि परिसर के चिकित्सक लीसा भाटिया और राहुल पटेल जटिल भावों के साथ उन्हें देख रहे थे। 2 दिन पहले हुई घटना की खबर, जिसमें विवान सिंह ने परिसर में बेहोश पड़े छात्रों का इलाज किया था, पूरे विश्वविद्यालय में फैल गई थी। अध्यक्ष ने तो कल उनकी प्रशंसा में एक सभा भी आयोजित की थी। एकमात्र अजीब बात यह थी कि विवान सिंह कल उपस्थित नहीं हुए थे, लेकिन ये एक मामूली बात थी जिसकी किसी को परवाह नहीं थी। राहुल पटेल ने विवान सिंह को शांत भाव से देखा। मैं आपके प्रति अपने पिछले पूर्वाग्रह को वापस लेता हूं। मैं क्लिनिक निदेशक के पद के लिए आपके साथ निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूं। आपको कामयाबी मिले। राहुल पटेल अवाक रह गया। वैसे प्रथम जन अस्पताल के आपातकालीन विभाग के निदेशक अजित वर्मा कल पूरे दिन आपका इंतजार कर रहे थे। लगता है वे आपसे चिकित्सा तकनीकों पर चर्चा करना चाहते थे। अध्याय 33। क्या आप मेरी बेटी को गुस्सा दिला रहे हैं? लीसा भाटिया ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि पसीने से लथपथ अजित वर्मा ने क्लिनिक का दरवाजा खोल दिया। विवान सिंह को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। डॉक्टर विवान, आप आखिरकार लौट आए, कृपया बैठिए। विवान सिंह ने अपनी नाक छुई। मुझे अजीब तरह से ऐसा लग रहा है जैसे मैं अजित वर्मा के इलाके में एक मेहमान हूं। डॉक्टर विवान, आपने उस दिन बेहोश लड़के की धड़कन को एक उंगली से कैसे वापस ला दिया? अजित वर्मा की आंखों में ज्ञान की प्यास थी। हालांकि राहुल पटेल और विवान सिंह के बीच अनबन चल रही थी, फिर भी वो चुपके से उत्सुकता से सुन रहा था। वो भी जवाब जानना चाहता था। उस एक उंगली ने उस पर गहरा असर छोड़ा था। विवान सिंह चौंक कर रुक गया। उसकी इस संक्षिप्त हिचकिचाहट के कारण अजित वर्मा को गलतफहमी हो गई। उसने मान लिया कि ये विवान सिंह की कोई गुप्त पारिवारिक तकनीक है जिसे वो साझा नहीं करना चाहता। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही उत्सुक हो गया हूं, उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। अगर ये कोई वंशानुगत तकनीक है तो कृपया भूल जाइए कि मैंने पूछा था। कुछ प्रख्यात चिकित्सा परिवारों के पास वास्तव में 1 या 2 गुप्त कलाएं थीं जिन्हें वो बाहरी लोगों को कभी नहीं सिखाते थे। उदाहरण के लिए भारत देश के 3 महान चिकित्सक ऋषियों में से एक सुंदर वर्मा के पास दिव्य द्वार 9 सुई तकनीक थी, जो असीम रहस्य का एक कौशल था। विवान सिंह ने एक बार फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान दी।
बात ये नहीं थी कि वो बाहरी लोगों द्वारा अपने अनूठे कौशल को सीखने से डरता था, बल्कि ये थी कि वो उन्हें सिखा सकता नहीं था, क्योंकि इसके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। अपने 1 लाख वर्षों के अजेय राज साभान में उबे हुए विवान सिंह ने अपने बहुमुखी प्रतिभा के धनी दिव्य सेनापतियों से अनगिनत कौशल सीखे थे। इनमें शतरंज, चिकित्सा, यांत्रिकी और पाक कला शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने अमृत, संरचना निर्माण और कलाकृतियों को परिष्कृत करने जैसे विषयों में भी महारत हासिल की थी, जिनमें वो लंबे समय से सर्वोच्च स्थान पर थे। विवान सिंह की चिकित्सा विशेषज्ञता पृथ्वी पर मौजूद किसी भी मानक से कहीं अधिक थी। वो मुस्कुराया। कोई बात नहीं, चूंकि आप इच्छुक हैं निदेशक अजित, तो हम इस पर चर्चा जरूर कर सकते हैं। आश्चर्यजनक, अजित वर्मा बहुत खुश थे। राहुल पटेल ने ताना मारा, किस बात पर चर्चा? उसने एक बेहोश मरीज की जान बचाई और अब वो खुद को कोई खास समझता है। लेकिन इसके बाद हुई चर्चा में जब राहुल पटेल ने विवान सिंह और अजित वर्मा को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में बात करते सुना, तो वो बीच में टोकने से खुद को रोक नहीं पाया। बकवास। भारत में ज्ञात औषधीय जड़ी बूटियों की संख्या 9000 से थोड़ी सी अधिक है। अगर दूर दराज के क्षेत्रों की दुर्लभ जड़ी बूटियों को भी शामिल कर लें तो भी कुल संख्या 13000 से कम ही होगी। 77,777। आप किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? पहाड़ और नदियां, घास और पेड़, ये सब औषधि के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आपके पास चाहे जितने ज्ञान हो, ये चारों मौद्रिक बिंदु आपके लिए बराबर हैं। विवान सिंह ने शांत भाव से कहा। हवा औषधि है, पानी औषधि है, यहाँ तक कि गरज और बिजली भी कारगर औषधि हो सकती हैं। सिर्फ इसलिए कि आप इससे अनजान हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये असंभव है। राहुल पटेल गुस्से से लगभग हंस पड़ा। भले ही मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा में विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं एक पेशेवर डॉक्टर हूं। मैंने चिकित्सा सिद्धांतों का बहुत अध्ययन किया है, और तुम मुझे अज्ञानी कहने की हिम्मत कैसे करते हो? अजित वर्मा भी अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसे लगा कि विवान सिंह कुछ ज्यादा ही उग्र हो रहा है। बहस स्वाभाविक रूप से और गर्म हो गई। ज्यादातर समय अजित वर्मा सवाल पूछते, विवान सिंह सरल जवाब देते और राहुल पटेल उनका खंडन करते। विवान सिंह नाराज नहीं हुए, उन्होंने बस धीरे धीरे दोनों के संदेहों को दूर करना शुरू कर दिया। चर्चा के अंत तक, चाहे विषय आयुर्वेदिक चिकित्सा हो या मॉडर्न चिकित्सा, विवान सिंह व्याख्यान दे रहे थे और अजित वर्मा अत्यंत आदर भाव से सुन रहे थे। चिकित्सा संबंधी अधिकांश ज्ञान और सिद्धांत अजित वर्मा के लिए बिल्कुल नए थे। पहले तो उन्होंने राहुल पटेल के साथ मिलकर विवान सिंह के विचारों का खंडन किया, लेकिन विवान सिंह ने तर्कपूर्ण स्पष्टीकरणों ने चंद शब्दों में ही उन दोनों को ज्ञान का संचार कर दिया। उन्हें ये विचित्र अनुभूति हुई कि चिकित्सा का वास्तविक तरीका यही है। हालांकि लीसा भाटिया ने भाग नहीं लिया, फिर भी वो चुपचाप सुनती रहीं। उसके चेहरे पर हैरानी और सोच के भाव बदलते रहे, और कभी कभी उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं जब वो अपनी नोटबुक में तेजी से नोट्स लिखती थीं। भावावेश में विवान सिंह काफी देर तक व्याख्यान देते रहे। जब उन्हें एहसास हुआ कि लगभग 6 बज चुके हैं तो वो उठ खड़े हुए। माफ कीजिए, हमें इसे किसी और समय जारी रखना होगा, उन्होंने जल्दी से कहा। मुझे अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाना है। जैसे ही विवान सिंह चले गए, क्लिनिक में बचे तीनों लोग ज्ञान के उस विशाल सागर में डूबे रहे। लीसा भाटिया ने धीरे से पूछा, निदेशक अजित, आपको क्या लगता है कि विवान सिंह ने जो कहा वो सच था या झूठ? इसमें से 70% सच है, अजित वर्मा ने वास्तविकता में लौटते हुए कहा। उनका चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। और बाकी 30% भी झूठ नहीं है, बस इसकी पुष्टि के लिए समय चाहिए। आखिरकार विवान सिंह ने तो मॉडर्न चिकित्सा के लगभग सभी सिद्धांतों को उलट दिया है। राहुल पटेल गहरी चुप्पी में डूब गया, हमेशा अहंकारी और इस बात को लेकर आश्वस्त कि निदेशक का पद उसका ही होगा। अब वो असमंजस में पड़ गया था। विवान सिंह सही था या गलत, ये बात मायने नहीं रखती थी। उसके चिकित्सा सिद्धांतों की उन्नत प्रकृति ही ये साबित करती थी कि वो विशेषज्ञों में भी एक विशेषज्ञ था। ये ठीक नहीं है, अजित वर्मा ने खड़े होते हुए कहा। मुझे इस बारे में अपने पुराने दोस्तों से बात करनी होगी, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा और फिर जल्दी से चले गए। किंडरगार्टन 5:30 बजे छुट्टी हुई। विवान सिंह, जो अब आधा घंटा लेट हो चुका था, सीधे वहीं पहुंचा। उसने तुरंत सानवी सिंह को देखा, जिसकी पीठ पर स्कूल बैग था और वो नाराजगी से मुंह फुलाई खड़ी थी। उसके बगल में एक वफादार रक्षक की तरह देवेंद्र शाह खड़ी थी। बाकी सभी बच्चे तो बहुत पहले ही अपने साथ ले जा चुके थे। सानवी, विवान सिंह पास आया और गला साफ करते हुए बोला, ओह पापा, तुम्हें लेना आना भूल गए, मुझे माफ करना। सानवी सिंह के छोटे से चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी, लेकिन उसने तुरंत उसे दबा लिया और हम्फ कहते हुए अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया।
विवान सिंह ने भौहें चढ़ाकर देवेंद्र शाह की ओर देखा। देवेंद्र शाह, तुमने मेरी बेटी को नाराज किया? देवेंद्र शाह, हम जा रहे हैं, सानवी सिंह ने घोषणा की और सड़क पार करने लगी। उसकी पोनीटेल पीछे की ओर प्यारी सी लहरा रही थी। देवेंद्र शाह ने सावधानी से फुसफुसाया, अंकल विवान, आज टीचर ने सानवी की बहुत तारीफ की। वो आपको खुशखबरी सुनाने के लिए बहुत उत्साहित थीं, लेकिन आप आए ही नहीं। सानवी? सानवी सिंह ने उसे घूर कर देखा। देवेंद्र शाह चौंक गईं, फिर भाग गईं। मैं घर जा रही हूं सानवी, कल मिलते हैं। विवान सिंह का दिल अपराध बोध से दुख रहा था। सानवी, क्या तुम अभी भी पापा से नाराज हो? नहीं। उसने सड़क के किनारे खड़े होकर एक छोटे से कंकड़ को लात मारकर दूर फेंक दिया। उसके चेहरे पर दुख के भाव साफ छलक रहे थे। मुझे बहुत अफसोस है। विवान सिंह अपनी बेटी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसका चेहरा गंभीर था। पापा वादा करते हैं, अब मैं कभी 1 मिनट भी देर नहीं करूंगा। सचमुच? हम। तभी सानवी सिंह ने खुद को उनकी बाहों में झोंक दिया और फुसफुसाते हुए कहा, तो अगली बार आपको जल्दी आना होगा पापा। मुझे लगा था कि आप और मम्मी अब सानवी को नहीं चाहते। ये कैसे हो सकता है? विवान सिंह ने आक्रोश का दिखावा किया। अरे हाँ पापा, सानवी सिंह ने अपने स्कूल बैग से एक छोटा सा लाल फूल वाला स्टिकर निकालते हुए प्यार से कहा, अब मैं गुणा का पहाड़ा सुना सकती हूँ। मेरे टीचर ने मुझे ये इनाम के रूप में दिया है। विवान सिंह ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर चुंबन किया। मेरी सानवी कितनी अद्भुत है। जरूर। सानवी सिंह ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। पापा, मुझे रात के खाने में मांस खाना है। ठीक ठीक, घर पर। राधिका राजपूत, जिसने एप्रन पहना हुआ था, सफाई कर रही थी। मैं घर आ गया। जब विवान सिंह सानवी के साथ घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को पसीने से भीगा हुआ पाया। उसकी सफेद कमीज उसके शरीर से चिपकी हुई थी। इस दृश्य ने उसके पहले से ही परिपूर्ण शरीर को और भी आकर्षक और मोहक बना दिया। मम्मी, आज टीचर ने मेरी तारीफ की। ये तो बहुत अच्छा है, राधिका राजपूत ने प्यार से कहा। इधर आओ, मम्मी तुम्हें गले लगाती हैं। विवान सिंह राधिका राजपूत को इतनी देर तक घूरता रहा कि उसे असहजता महसूस होने लगी। क्या देख रहे हो? उसने आखिरकार गुस्से में कहा। आपको? क्या मैं देखने में अच्छा हूं? बेशक, मेरी पत्नी खूबसूरत क्यों ना हो। राधिका राजपूत ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, जाओ खाना बनाओ। ठीक ठीक, तुम यहीं रहो, हिलना मत, मैं तुम्हें हिलाकर भगा दूंगा। ठक ठक। इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाता, एक चप्पल उसके सिर पर आकर लगी। अध्याय 34। उसका नाम सिंह है, जिसमें केवल एक अक्षर मरना है। रात के खाने में भी कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। सानवी सिंह और राधिका राजपूत ने बड़े संतोष के साथ भोजन किया और विवान सिंह भी खुश थे। रात के खाने के बाद विवान सिंह हमेशा की तरह मेज साफ करने लगे। सानवी सिंह राधिका राजपूत के मार्गदर्शन में पियानो का अभ्यास कर रही थी, लेकिन उसकी मां का ध्यान कहीं और था। क्या तुम अभी भी कंपनी के बारे में सोच रही हो? विवान सिंह ने पूछा। नहीं, आपको कुछ दिनों तक आराम करना चाहिए। जो आपका है उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। विवान सिंह, क्या तुम्हें लगता है कि हमें सानवी के लिए एक अंगरक्षक रखना चाहिए? राधिका राजपूत ने अचानक पूछा। मुझे हमेशा लगता है कि तुम्हारे चाचा और बाकी लोग कुछ गड़बड़ करने की फिराक में हैं, विवान सिंह ने धीरे से हंसते हुए कहा। अंगरक्षक? उसने तो पहले से ही एक का इंतजाम कर रखा था। राधिका राजपूत द्वारा अपनी बेटी को सुलाने के बाद अतिथि कक्ष में लेटे हुए विवान सिंह अचानक पलक झपकते ही हवा में गायब हो गए। वो पुणे शहर के एक ऐसे इलाके में फिर से प्रकट हुए जिसे ध्वस्त किया जाना था। निवासी बहुत पहले ही वहां से चले गए थे, जिससे रात में वो इलाका अंधेरा और सुनसान हो जाता था। खाली पड़े मकान जर्जर थे, उनकी दीवारें खरपतवारों से ढकी हुई थी। सबसे ऊंची परित्यक्त इमारत की छत पर ऊँघते हुए यशवंत अरोड़ा ने अपनी आंखें खोली। वो कुछ खाने के लिए जाने ही वाला था कि उसने अपने बगल में एक आकृति को खड़ा देखा। वो इतना भयभीत हो गया कि उसने अपने पैर की उंगलियों को जमीन पर पटका और 5 मीटर पीछे हट गया। वहां कौन है? यशवंत अरोड़ा की आवाज एकदम ठंडी थी। उसका दिल सदमे से भर गया था। वो जोशी परिवार द्वारा प्रशिक्षित एक टॉप सीक्रेट जासूस था, जो हमेशा चुपचाप दूसरों के सामने प्रकट होता था। लेकिन अब यशवंत अरोड़ा न केवल अपने बगल में किसी की मौजूदगी को महसूस करने में नाकाम रहा, बल्कि उसे ये भी नहीं पता चला कि वो व्यक्ति कब आया। अगर ये युद्ध का मैदान होता तो वो 100 बार मर चुका होता। जैसे जैसे बादल धीरे धीरे छटने लगे और चांदनी बरसने लगी, यशवंत अरोड़ा को चेहरा साफ दिखाई दिया। ये विवान सिंह का चेहरा था। यशवंत अरोड़ा तुरंत चिढ़ गया। चलते समय कोई आवाज क्यों नहीं करते? ये बहुत डरावना है। तुम मेरे लिए किसी की रक्षा करोगे? विवान सिंह टूटी हुई खिड़की के सामने हाथ पीछे खड़के खड़ा हुआ चांदनी रात के दृश्य को निहार रहा था। कौन? सानवी सिंह। एक औरत,
यशवंत अरोड़ा के दिमाग में तरह तरह के विचार दौड़ रहे थे। उसने सुना था कि उसके कई साथी कारोबार से रिटायर होने के बाद अंगरक्षक बनने के लिए शहर लौट आते हैं। उनमें से ज़्यादातर खूबसूरत महिला सीईओ या कॉलेज की अभिनेत्रियों की सुरक्षा करते हैं और उनकी कहानियां अक्सर प्रेम प्रसंग में समाप्त होती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आज उसे भी यही सौभाग्य प्राप्त होने वाला है? सानवी सिंह मेरी बेटी है, विवान सिंह ने तिरछी नज़र से यशवंत अरोड़ा की ओर देखते हुए सपाट स्वर में कहा। 5 साल की। यशवंत अरोड़ा ने अपने चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा और लगातार खुद को याद दिलाता रहा। तुम एक हत्यारे हो, भावनाओं से रहित हो। इसके बदले में मैं आपको 7वीं कक्षा तक पहुंचने में मदद करूंगा। तुमने क्या कहा? यशवंत अरोड़ा को संदेह था कि उसने सही सुना है या नहीं। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो भूल जाइए। यशवंत अरोड़ा ने पैर पटका। नहीं रुको, क्या तुमने अभी कहा कि तुम मुझे 7वीं कक्षा तक पहुंचने में मदद करोगे? विवान सिंह के जवाब देने से पहले ही यशवंत अरोड़ा ने फिर से भवें चढ़ा ली। 9वीं कक्षा का मार्शल एंसेस्टर भी ये दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा कि वो मेरी सीमा को पार करने में मेरी मदद कर सकता है। क्या तुम्हें कोई पौराणिक प्राकृतिक खजाना मिल गया है? यशवंत अरोड़ा की आंखों में चमक उठी, लेकिन विवान सिंह के भावहीन चेहरे को देखकर उसकी तीव्र इच्छा तुरंत बुझ गई, मानो उस पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी गई हो। अगर उसने ऐसा किया भी होता तो मैं उसे छीन नहीं सकता था। विवान सिंह एक मार्शल पूर्वज हैं, भले ही वो केवल 7वीं कक्षा के हों, जो 3 शीर्ष श्रेणियों में से सबसे निचली हो, फिर भी वो मार्शल दाव के शिखर पर एक विशिष्ट विशेषज्ञ थे। समझ गया, मैं तुम्हारी बेटी की रक्षा करूंगा। यशवंत अरोड़ा ने आह भरी, उसका दिल कड़वाहट से भरा हुआ था। मार्शल आर्टिस्ट का पूर्वज होना किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक असंभव उपलब्धि थी। यशवंत अरोड़ा 6ठी कक्षा के शिखर पर था, उस पौराणिक सीमा से बस 1 कदम दूर। लेकिन इस एक कदम ने सदियों से अनगिनत प्रतिभाओं को रोक रखा था। उसे बचपन में एक गुप्त चोट भी लगी थी। वो जानता था कि 7वीं कक्षा तक पहुंचना उसके लिए लगभग असंभव था। मेरे साथ कुछ भी असंभव नहीं है, विवान सिंह ने उंगलियां चटकाईं। आकाश में चमकते मंदिर से निकलती चांदनी चमकदार तितलियों में तब्दील हो गईं, जो यशवंत अरोड़ा की चारों ओर चक्कर लगाने लगी। ये कैसी दिव्य कला थी! ये सचमुच चांदनी को तितलियों में बदल सकती थी। ये दृश्य देखकर यशवंत अरोड़ा दंग रह गया। उस सन्नाटे भरे क्षण में चांदनी से बनी सारी तितलियां यशवंत अरोड़ा के शरीर में समा गईं। चांदनी गर्म थी, जो उसके अंगों और नसों में दौड़ रही थी। पलक झपकते ही इसने उसके भीतर छिपे पुराने जख्मों को भर दिया। उसी समय जैसे ही तितलियां गायब हुईं, यशवंत अरोड़ा ने महसूस किया कि उसका शरीर ऊर्जा के शक्तिशाली विस्फोटों से भर गया है। वो जल्दी से पालथी मारकर बैठ गया और उस ऊर्जा को तेजी से सोखने लगा। समुद्र तट के किनारे मम्मी, चांदनी तितलियों में बदल गई, वे उड़ रही हैं। अपनी मां के पीछे चल रही एक छोटी बच्ची ने आंखें चौड़ी करते हुए आसमान की ओर इशारा किया। उसकी मां अपने फोन में देखती हुई सिर ऊपर नहीं उठा रही थी। उसने कहा, बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। छोटी बच्ची ने मुंह फुला लिया और चुप हो गई, लेकिन आसमान की ओर देखती रही। अचानक एक तितली झुंड से अलग होकर खुशी से उसकी ओर उड़ने लगी। छोटी बच्ची वहीं रुक गई और उसने अपना नन्हा सा हाथ आगे बढ़ाया। तितली उसकी हथेली पर आकर बैठ गई, उसके चमकीले पंख फड़फड़ाने लगे। बहुत खूब, छोटी बच्ची ने सावधानी से अपनी उंगली बढ़ाकर तितली के पंख को छुआ। जैसे चौंक गई हो, तितली उड़ गई, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गई, बल्कि उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। अंत में वो वापस उसकी उंगली पर आकर बैठ गई। हेलो, छोटी बच्ची ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। तितली बोल नहीं सकती थी, वो बस अपने पंख फड़फड़ा रही थी, जिससे चांदनी की बूंदें बिखर रही थी। छोटी बच्ची मंत्रमुग्ध होकर उसे देखती रही। टकराना। तितली अचानक बिखरकर प्रकाश की किरणों में बदल गई, जो उसके शरीर में समा गई। वो असमंजस में चारों ओर देखने लगी। अपनी बेटी को रुकते देखकर मां ने आखिरकार अपना फोन नीचे रख दिया और गुस्से में बोली, जल्दी घर आओ, रात में समुद्र की हवा बहुत ठंडी होती है। ठीक है। छोटी बच्ची थोड़ी हैरान होकर अपनी आंखें मलने लगी। जब उसने दोबारा आसमान की ओर देखा तो तितलियां गायब हो गई थीं। एक पल के लिए उसे लगा कि क्या उसने ये सब कल्पना की थी, लेकिन 10 साल बाद तलवारबाजी की विचित्र तकनीकों और आकाश में उड़ती तितली जैसी फुर्तीली चाल वाली एक महिला अचानक प्रकट हुई। स्वॉर्ड रैंकिंग माउंटेन पर, जहां आज तक किसी भी मार्शल आर्टिस्ट ने अपनी छाप नहीं छोड़ी थी, उसने अपना पहला नाम दर्ज कराया। उसका उपनाम सिंह था। उसका दिया गया नाम एक अक्षर का था, तितली। उन्हें बाद की पीढ़ियों द्वारा मार्शल दाओ के 300 वर्षों में सबसे अग्रणी तलवार संप्रदाय के रूप में सम्मानित किया गया। विवान सिंह ने समुद्र से अपनी निगाहें हटाईं और यशवंत अरोड़ा पर टिका दी और चुपचाप सिर हिला दिया। इस बच्चे में प्रतिभा है, अफसोस कि उसका करियर अल्पकालिक ही होगा। आह! असंख्य चंद्र प्रकाश तितलियों को अवशोषित करने के बाद यशवंत अरोड़ा दर्द से कराह उठा। उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया। उसे कोई नया ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था।
वो केवल ऊर्जा के एक विशाल प्रवाह पर निर्भर होकर जबरदस्ती 7वीं कक्षा में प्रवेश कर रहा था, और हर पल उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे हजारों घावों से मौत आ रही हो। दहाड़ते हुए यशवंत अरोड़ा ने इस सब को सहन किया और बेतहाशा ऊर्जा को सोखने लगा। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। जैसे ही विवान सिंह थक कर जम्हाई लेने लगा, एक जोरदार दबाव आकाश की ओर बढ़ा। यशवंत अरोड़ा खड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर एक भयानक आभा से घिरा हुआ था। अचानक आकाश में एक और चंद्रमा आ गया। ये पूर्ण चंद्रमा नहीं था, बल्कि अर्ध चंद्रमा था। ये घटना 1 मिनट से भी कम समय तक चली। ये जितनी अचानक प्रकट हुई थी, उतनी ही अचानक गायब भी हो गई। लेकिन फिर भी इसे कई मार्शल आर्टिस्टों ने देखा। वे आश्चर्य और विस्मय से आकाश की ओर देखते रहे। खगोलीय घटनाएं दुर्लभ थीं, और जब भी इस प्रकार की कोई घटना घटित होती थी तो वो हमेशा किसी महत्वपूर्ण घटना का संकेत होती थी। और मार्शल दाओ की दुनिया में जब भी इस प्रकार की कोई खगोलीय घटना आकाश में प्रकट होती है तो ये एक नए युग के उदय का संकेत होती है। मार्शल पूर्वज। अध्याय 35। ऑनलाइन प्रतीक्षा करें, यह अत्यावश्यक है। भारत देश को एक और मार्शल पूर्वज मिल गया, जिससे मार्शल डाओ जगत में तुरंत हलचल मच गई। आखिरकार जानकारों के अनुसार भारत देश में लगभग 1 दर्जन ही मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर जीवित बचे थे। उनके बीच एक और का जुड़ना एक ऐतिहासिक घटना थी। आज रात भारत देश के मार्शल आर्टिस्टों को शायद नींद नहीं आएगी। उस समय सिद्धाचल के आकाशक्रम के शिखर पर 3 आकृतियां हवा के विपरीत दिशा में खड़ी थीं। एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग, लाल पोशाक में एक युवती और एक हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी। उन तीनों ने आकाश में अर्धचंद्र भी देखा था, लेकिन एक नजर डालने के बाद उन्होंने अपनी निगाहें हटा लीं। उनकी निगाहें 10 मील दूर स्थित एक पर्वत शिखर पर टिकी रहीं, जिस पर सिंह अक्षर खुदा हुआ था। तलवार की तीव्र ऊर्जा सीधे आकाश की ओर उठी। स्वॉर्ड पीक के चारों ओर 10 मील तक आकाश पूरी तरह से बादलों से रहित था, जिससे चमकीली चांदनी नीचे छनकर आ रही थी। ये एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली दृश्य था। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने माथे पर गहरी शिकन के साथ कहा, वो पर्वत एक तलवार है। तलवार की शक्ति आकाश स्तर के लोगों से भी अधिक गहरी और शक्तिशाली है। हमारे भारत देश में ऐसा तलवार संप्रदाय कब उत्पन्न हुआ? दक्षिणी कृपाण और उत्तरी तलवारें? क्या ये अमरलोक तलवार मंडप के निषिद्ध क्षेत्र से मिले वे पुराने जीवाश्म नहीं हो सकते, जिनके बारे में अफवाह थी कि वे मर चुके हैं? क्या वे अपनी कब्रों से बाहर निकल आए हैं? लाल पोशाक वाली युवती ने सोचा। उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं। हट्टे कट्टे अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने ठंडी सी आवाज में कहा, अपनी जुबान संभालो लेडी नायर। मैं तो बस यूं ही कह रही थी, युवती ने मुंह बनाते हुए कहा। शेखर नायर, अगर तुम इतने सख्त मिजाज ना होते तो क्या अब तक तलवार मंडप के तलवार परिचारक का दिल नहीं जीत लेते? चुप रहो, शेखर नायर नाम के उस व्यक्ति ने ठंडे चेहरे से कहा। एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लाल पोशाक पहनी युवती ने नखरे भरी हंसी हंसी और फिर कुछ नहीं कहा। केवल सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने धीरे से आह भरी। मार्शल डाउ एसोसिएशन ने हमें स्वॉर्ड पीक की जांच करने के लिए कहा था, न कि आपस में झगड़ने के लिए। एल्डर पाटिल, क्या आपको कल सुबह अचानक प्रकट हुए स्वॉर्ड पीक के बारे में कोई जानकारी है? शेखर नायर ने धीमी आवाज में पूछा। हमारे पैरों के नीचे स्थित ये आकाश शिखर पिछले 300 वर्षों में 7वीं श्रेणी के सभी मार्शल आर्टिस्टों की संचित ऊर्जा से निर्मित है। इसकी तीक्ष्णता को एक प्रतीकात्मक तलवार के रूप में छिपाया गया है, एल्डर पाटिल ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन वो पर्वत शिखर स्वयं ही एक तलवार बन गया। इसके पीछे मौजूद व्यक्ति की शक्ति, मुझे डर है कि यह हमारी कल्पना से परे है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ओह, लाल पोशाक वाली युवती आखिरकार गंभीर हो गई। एल्डर पाटिल, आप 9वीं कक्षा के मध्य में हैं। विश्व स्तर पर केवल कुछ ही लोग आपको अपनी हीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर सकते हैं। पृथ्वी बहुत छोटी है, लेकिन ये ब्रह्मांड विशाल है, एल्डर पाटिल ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। शेखर नायर की आंखों में हत्या का इरादा भड़क उठा। तुम्हारा मतलब इस दुनिया से परे से है? हाँ, एल्डर पाटिल ने सिर हिलाया और फिर आह भरी। बस यही उम्मीद करते हैं कि इस तलवार का स्वामी भारत देश और हमारी धरती के लिए अच्छा ही सोचे। यशवंत अरोड़ा को 7वीं श्रेणी की सीमा पार करते देख विवान सिंह वहां से चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि बैठक कक्ष की बत्तियां अभी भी जल रही थी। काले रंग के नाइट गाउन में, जो उसकी कामुकता को और भी निखार रहा था, राधिका राजपूत अभी भी जाग रही थी और सोफे पर बैठकर सेब खा रही थी। हनी, तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? विवान सिंह ने हैरानी से पूछा। उन्होंने समय देखा, सुबह के 1:30 बज रहे थे। सानवी यहाँ नहीं है, मुझे मेरे नाम से पुकारो। हम सिर्फ एक दिखावटी जोड़े हैं। देर सवेर ये सच हो ही जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इसकी आदत डाल लो, विवान सिंह ने लापरवाही से कहा। राधिका राजपूत की बर्फीली तीखी निगाहों को देखकर वो उसे उपदेश देने से खुद को रोक नहीं पाए। कहते हैं औरतें बहुत सजग होती हैं, लेकिन अगर सानवी सोई हुई न होती तो क्या होता? ऐसा दोबारा मत होने देना। राधिका राजपूत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या इस बदतमीज में उसे
उपदेश देने की इतनी हिम्मत है। उसने उसे घूर कर देखा। उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब सानवी आधी रात को अपने पिता के लिए रोएगी तो तुम सचमुच यहाँ मौजूद रहोगे। धड़ाम, उसने सेब को मेज़ पर पटक दिया और अपने कमरे में लौट गई। कितना बेकार है। क्या उसे पता नहीं कि आजकल फल कितने महंगे हैं? उसने तो इसे पूरा भी नहीं खाया। विवान सिंह ने सेब उठाते हुए और उसके 2 टुकड़े खाते हुए मन ही मन कुछ बुदबुदाया। तभी राधिका राजपूत फिर से प्रकट हुई। उन्होंने देखा कि जिस सेब को छीलने में उसे 10 मिनट लगे थे और जिसका उसने केवल 1 टुकड़ा खाया था, अब वो विवान सिंह के हाथ में था और वो गुस्से से उबल रही थी। उसने पूछा, तुम मेरा सेब क्यों चुरा रहे हो? विवान सिंह हैरान रह गए। क्या तुम सोने नहीं जा रही थी? मैं अपने कमरे में पानी का गिलास लेने जा रही थी। ओह, विवान सिंह ने अपना सिर खुजलाया। खैर, ये तो अजीब स्थिति है। क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? राधिका राजपूत की निगाहें बर्फीली थीं। चिंता मत करो, विवान सिंह ने गंभीरता से कहा। भले ही तुमने एक निवाला ले लिया हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राधिका राजपूत अवाक रह गईं। एक पल के लिए बस वो देखती रहीं, फिर चुपचाप उसने मेज पर रखे फल काटने वाले चाकू को पकड़ लिया। अपनी पत्नी की धमकी भरी हरकत देखकर विवान सिंह ने झट से उसे आधा खाया हुआ सेब दे दिया। औरत, अगर तुम्हें अपना सेब वापस चाहिए तो बस कह दो, चाकू की कोई जरूरत नहीं है। राधिका राजपूत जम गई। वो एक और सेब छीलने ही वाली थी, लेकिन अब उसे किसी को मारने की एक अजीब सी तीव्र इच्छा हो रही थी। ठीक है, मैं इसकी भरपाई के लिए तुम्हारे लिए आधी रात का नाश्ता बना दूंगा, ठीक है? विवान सिंह ने बेबसी से कहा। मैं नहीं खा रही हूं मसालेदार तले हुए झींगे। मैं डाइट पर हूं। राधिका राजपूत को स्पष्ट रूप से लालच आ रहा था, लेकिन उसने अपनी जांघ पर जोर से चुटकी काटकर खुद को रोकने की कोशिश की। और धीमी आंच पर पका हुआ सूअर का पैर। विवान सिंह ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा। अच्छे भोजन के लालच से कोई नहीं बच सकता, और अगर बच भी जाए तो एक और व्यंजन मंगवा लो। मेरा सेब चुराने के लिए मैं तुम्हें माफ कर देती हूं, राधिका राजपूत ने कहा। फिर सुझाव दिया, ये तो पूरा मांस है, इसके साथ सूप कैसा रहेगा? क्या तुम ये सब खत्म भी कर पाओगी? विवान सिंह ने अचंभित होकर पूछा। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, मैं बचा हुआ खाना कल खा लूंगी। हालांकि बाद में पता चला कि एक महिला के शब्दों पर, विशेषकर एक खूबसूरत महिला के शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। विवान सिंह अपनी पत्नी को एक बड़े कटोरे भर के झींगे चट करते, पूरा सूअर का पैर खाते और एक कटोरी सूप पीते हुए देख रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी और चाहिए। ये कम से कम 3 लोगों का खाना था और उसने सारा खाना अकेले ही खा लिया। शुक्र है कि ब्रह्मांड की सारी खदानें मेरी हैं, वरना मेरी ये पत्नी मुझे कंगाल कर देगी। सूप में सूअर का मांस और लाल जड़ छोड़ो, सिर्फ झींगे ही देख लो। ये 7वें दिव्य सेनापति द्वारा अमरलोक के एक निषिद्ध क्षेत्र असंख्य आत्मा कुंड में पाले गए आत्मा झींगे हैं। हर एक को परिपक्व होने में 100 साल लगते हैं। ये पूरा कुंड, इसमें 1000 साल की खेती लगी है। मैं भी आमतौर पर इतने सारे खाने को तैयार नहीं होता। मेरी पत्नी बहुत ज्यादा खाती है। मुझे क्या करना चाहिए? ऑनलाइन सलाह चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन जैसा कि लू नाम की एक प्रसिद्ध लेखक ने एक बार कहा था, अच्छे भोजन के आनंद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पेट भरा होने से राधिका राजपूत की सारी थकान गायब हो गई। राजपूत परिवार से जुड़े झंझटों को उसने पूरी तरह से भुला दिया था। लेकिन जब उसने देखा कि विवान सिंह खाली झींगे के छिलकों के ढेर को ध्यान से देख रहे हैं, तो उसके ठंडे चेहरे पर शर्म की लालिमा छा गई। उसने बचाव में फुसफुसाया, मैंने कहा था कि मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगी, इसलिए मुझे इसे पूरा खत्म करने के लिए खुद को मजबूर करना पड़ा। ठीक है, मेरी प्यारी पत्नी ने बोल दिया है तो मैं क्या करूं? स्वाभाविक है, मुझे उसे माफ करना होगा और भोजन बर्बाद न करने के उसके नेक गुण के लिए उसकी प्रशंसा करनी होगी। आज शनिवार है, इसलिए सानवी की स्कूल की छुट्टी है। राधिका राजपूत और माया राजपूत ने कल सानवी को खरीदारी के लिए ले जाने की योजना बनाई थी। आगे बढ़ो, तुम्हें भी आना चाहिए। राधिका राजपूत एक पल के लिए हिचकिचाई। आखिरकार सामान उठाने के लिए हमें कुछ ताकतवर लोगों की जरूरत पड़ सकती है। बेशक अगर तुम नहीं आना चाहते तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ, मैं क्यों न जाना चाहूंगा। अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करना, उसके साथ और भी अच्छा समय बिताने का बेहतरीन मौका है। जितने ज्यादा लोग हों उतना अच्छा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।